खेल जगत की एक बहुत बड़ी शख्सियत लिएंडर पेस जी ने भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए और आज एक और बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत, एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के धनी एच.एस. फुल्का जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में। फुल्का जी को कोई पहचान की जरूरत नहीं, सब लोग उनको बहुत अच्छे तरीके से, आप सब लोग भी पहचानते ही हैं। फुल्का जी पद्मश्री अवार्डी हैं, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बहुत बड़े लेखक भी हैं और पंजाब में आम आदमी पार्टी में थे, उस वक्त विपक्ष के नेता भी रहे हैं। और उनका जो सबसे बड़ा परिचय है वो 1984 के दंगों में जिस तरह से उन जो जितने मामले थे उनको एक अंतिम मुकाम तक ले जाने में जो उनकी भूमिका रही है वो कभी नहीं भुलाई जा सकती। हम सब उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और इस स्वागत के कार्यक्रम में हम लोगों के मध्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप पुरी जी हम लोगों के मध्य में हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हम लोगों के मध्य हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी हम लोगों के मध्य हैं। पंजाब के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सुनील जाखड़ जी हम लोगों के मध्य हैं। पंजाब के हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी हम लोगों के मध्य हैं। मैं आप सब लोगों का भी स्वागत करता हूं और सबसे पहले अपने जो मंचस्थ जितने भी अतिथि हैं सबसे मैं आग्रह करूंगा कि आदरणीय फुल्का जी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करें, उनको पर्ची देकर विधिवत रूप से पार्टी में सम्मिलित करें। आपकी फोटो थोड़ा बाकी लोग भी सब पटका एक बना दो। जाखड़ जी आप बाद में फोटो अच्छा सा मेरा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय तरुण चुग जी से आग्रह है कि वो शब्दों के माध्यम से फुल्का जी का स्वागत करें। आज बहुत स्वागत का दिन है। सरदार हरविंदर सिंह जी फुल्का पद्मश्री, जो लंबे समय से मानव अधिकारों के मामलों में लड़ाई लड़ते रहे हैं, और जब 1984 में गांधी नेहरू परिवार के इशारों पर देश के 52 शहरों को शमशान बनाया गया और खासतौर पर दिल्ली में सिख कत्लो गारत की गई, तब देश के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी अकेली एक पार्टी थी जिसने बाजार से लेकर संसद तक आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी के नेतृत्व में आवाज उठाई। उस समय यंग फुल्का जी
1984 सिख कत्लो-गारत के दोषियों को सजा दिलाने के लिए सामने आए और लगातार 42 साल लगातार 42 सालों तो वो लड़ाई लड़ रहे ने। लगभग 70 तो ज्यादा लोगों को कतल के केसा च उन्होंने सजा दवाई है। सिर्फ 1984 सिख कतलो-गारत 250 तो ज्यादा अपराधियों को दोषियों को सजा दिलाई। और जड़ा वो 1984 का दौर जो याद आता है, जो वोटर लिस्टां फड़ फड़ के कांग्रेस के लीडर ने कला कला सिख का घर पंजाबी का घर लभ के उन्होंने साड़िया, जिंदा जलाया। उस वेले अटल बिहारी वाजपेयी साहब सामने आए सी, भारतीय जनता पार्टी सामने आई सी और उस आवाज को अगे वधाने का काम, न्याय दिवाने का काम फुलका साहब ने शुरू किया। और पूरे देश के अंदर फुलका जी ने उस लड़ाई को अगे वधाया। 1993 जो भारतीय जनता पार्टी की पहली बारी दिल्ली च सरकार बनी, उसले मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी ने उन्होंने सलाहकार के रूप च अपने नाम लिया। और वो टाइम सी जो न्याय मिलने की शुरुआत हुई। वो टाइम सी जो पंजाबी भाषा दिल्ली के अंदर भाषा के रूप च उन्होंने मान्यता मिली। वो टाइम सी जो पंजाबियों के मुद्दों को बहुत अच्छी तरह सुलझाया भी गया। और बीइंग ए कानूनी सलाहकार, बीइंग एडवाइजर, उन्होंने सरकार को वो सारे काम जिहड़े पंजाबियों के हित च होने वाले सी उदों कीते भी। फुलका साहब 2014 लोक सभा का इलैक्शन लुधियाने तो लड़िया। लगभग 19,000 वोट तो रह गए, शायद लोक सभा सदस्य होंगे, फिर MLA भी बने और आम आदमी पार्टी के विपक्ष के नेता बने। आम आदमी पार्टी च लगातार जड़ा उत्थे घुटन महसूस कर रहे थे, क्योंकि जो अंदर गए तो उसका असल चेहरा सामने आया। और एक मौका आया कि लैजिस्लेटिव चुननी है कि सज्जन कुमार को सजा सुननी। सज्जन कुमार के केस च लगातार काम कर रहे थे। इन्होंने दोनों च एक चुनिया और ओरी बदौलत सज्जन कुमार को सजा भी हुई। और लगातार पंजाब दे, पंजाबियों दे, पंजाबीयत दे, पंजाबी भाईचारे दे ये मुद्दे चुकते रहे हैं। और 1984 क्योंकि बीइंग ए पंजाबी साडे दिल के अंदर वो बड़ी टीस है कि पूरे देश के अंदर पंजाबियों को बदनाम भी किया। पंजाबियों को कांग्रेस पार्टी ने कले कले सिखां दे घरां नूं लभ लभ के वोटर लिस्टां फड़ के, वो दौर से जो 500 रुपया रेट रखा गया सी एक सिख के सिर का, उदों अटल बिहारी वाजपेयी जी के आवाहन से, मदन लाल खुराना जी के आवाहन से भारतीय जनता पार्टी ने जी शुरुआत की थी। और 28 साल के फुलका जी ने उस लड़ाई को एक आगाज तक पहुंचाया। और अज भी वो लड़ाई को लड़ रहे। अज वो भारतीय जनता पार्टी च शामिल हुए है। मैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी वालों बहुत स्वागत करना। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वालों उन्होंने अज की सदस्यता ते पार्टी की सीनियर लीडरशिप वालों उन्होंने स्वागत करना। और मैं समझना एक ऐसा चेहरा जिन्हें कांग्रेस के उस अत्याचार के खिलाफ लड़ाई नूं एक कानूनी रूप से लड़ाई नूं एक आगाज भी दिता। एक अलग लड़ाई लड़दिया होया जो 2014 सी सरकार च आए सी ते फुलका साहब उदों भी इस लड़ाई नूं लड़ रहे सी। और उस सिफारिशां च 1984 दे सिख कतलो-गारत च जिहड़े लोग उसले मारे गए, उन्हां दे परिवारां नूं भारतीय जनता पार्टी की श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने न्याय दिलाने का काम भी शुरू किया। मैं उन्हां दा अज पार्टी च आने ते बहुत स्वागत करना। मेरा आदरणीय हरदीप सिंह पुरी जी से आग्रह है कि वे भी संबोधन करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हम फुलका जी को अपने परिवार में फॉर्मली शामिल कर रहे हैं। फॉर्मली अरुण जी ने आपसे सामने कई बातें रखी, अनिल बलूनी जी ने, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे लिए पर्सनली फुलका जी का फॉर्मली हमारे परिवार में शामिल होने
का इट हैज पर्सनल सिग्निफिकेंस, और मैं उसके बारे में आपको सामने की एक दो चीजें रखना चाहता हूं। देखिए, Phulkaji's name is not only a household name in India, in the Sikh community, it is a household name all over the world. And let me explain why. That he is highly respected in the community would be an understatement. He is highly respected in the country. He is also highly respected outside the country. Why do I say that? देखिए, what happened in 1984, एक यहां पे शब्द इस्तेमाल किया गया कि उनको दंगे। मैं माफी चाहता हूं तरुण जी, आप मेरे बड़े क्लोज हो, पर वो दंगे नहीं थे। दंगा जो शब्द है या दंगे जो शब्द हैं, इसका मायना होता है, अंग्रेजी में इसको राइट्स कहते हैं। इट कैन मीन टू अपोजिंग ग्रुप्स थ्रो स्टोन्स एट ईच अदर, indulge in rampant violence, kill each other. What happened in 1984 was not a riot. It was cold-blooded killing of, I think, 2,300 innocent members of my community by a dispensation which has still not, in my view, appropriately apologized. The other day, sitting outside the Makkar Day gate, the honorable leader of the opposition mentioned or characterized one of our colleagues who was walking up the steps and called him a traitor. It's a very serious word to use. It also displays the inner mindset of the person. मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं which relates to me personally. That Phulkaji and his wife were themselves able to escape from those atrocities is a documented fact. But so many of us in our families have had people in different parts of Delhi losing their lives, suffering at the hands of mobs which were out to lynch. There were people standing outside homes and said, in charcoal they were pointing out, yes, resident here is a Sikh, isko jala do. ऐसी चीजें हुई हैं. But in 2018, one such perpetrator of violence was sentenced. And that marked a 34-year struggle that our brother Phulkaji had waged. His name is a household name in the Sikh community all over the world because he identified himself with a cause. And as a very famous philosopher said, genius lies in identifying yourself with a cause. And this genius was hard work, pro bono. I don't know how many cases he has single-handedly fought. In the 9 years that I have been a minister, I am not exaggerating. I don't know how many times he has called me, he said, ye dohra, can we do something for him? Even though I was not the concerned minister, I said, yes, we will do it. I will speak to my colleagues, whoever is the line minister. In 2005-06, I don't know, I was ambassador of India to the United Nations in Geneva. And the then President, Shri Abdul Kalam was visiting, and he had a minister accompanying him, who is one of the more notorious figures that Phulkaji has chased. How any government can think of appointing a minister accompanying the Honorable President of India who has that kind of a track record, to me, that by itself is amazing. But since I wear a turban, my beard was not as grey then as it is now. It is slightly pepperish, but when he met me there, he must have been a little startled to see a Sikh figure. So he asks me in a very funny sort of tone, what is your position? So somebody had to tell him I was the Indian ambassador. The then president had to collect him. He said he's not only our ambassador, he's worked with me. But I saw in that few minutes that mindset of his. He was uncomfortable in the company of
Sikhs because of what they did. And that is some of the unfinished work. I have no doubt, Phulka ji, after you joined the Bharatiya Janata Party, आपका संबंध हमारे साथ बहुत पुराना है. अभी ये बता रहे थे तरुण चुग जी कि जब मदन लाल खुराना जी ने सरकार बनाई, आपकी कितनी आयु थी उस समय? 28 साल थे जब सरकार बनाई. 91 में 35 साल की. उस समय आप खुराना जी के साथ एडवाइजर फॉर्मली बने. पर उसके अलावा मैं बता रहा हूं, मैं तो इनसे आयु में थोड़ा नहीं काफी बड़ा हूं, बट ओवर द इयर्स कोई कॉज हो, किसी विडो का 84 विक्टिम का राइट्स फिर मैं भी इस्तेमाल हो गलत शब्द कर रहा हूं, जो अत्याचार हुआ, किलिंग हुई, एंड इट वॉज यूनिलैटरल किलिंग. देयर वाज नॉट दैट द सिख्स वर गोइंग एंड डूइंग इट टू द अदर कम्युनिटी. सो ऑल आई एम सेइंग इज ही इज जॉइनिंग अस. ही इज अ हाईली रिस्पेक्टेड फिगर. He is a totally dedicated person. His joining will not only give us strength throughout, but I also want to say something to him. Phulka ji, you are joining a party which is not just, हम विश्व भर में सबसे बड़ा राजनीतिक दल नहीं है. We are also the one party which is an agent of social transformation. जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिख कम्युनिटी के लिए किया, आप सब इसके साथ फेमिलियर हैं. ब्लैकलिस्ट को क्लियर करना, करतारपुर लहंगा, बाकी पूरे आप देखिए जहां पे भी सिख कम्युनिटी का इश्यू आता, प्रधानमंत्री सबसे पहले, वीर बाल दिवस, कोई भी इश्यू आता, प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज हैज अ स्पेशल, नॉट सॉफ्ट कॉर्नर, एक्टिवली ही हैज सपोर्टेड. बट यू आर जॉइनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी जिसने इन द लास्ट फ्यू इयर्स 270 मिलियन पीपल मूव्ड आउट ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी. अ कंट्री 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना, जो विमेन्स, वी आर गोइंग फ्रॉम विमेन सेंटर टू विमेन लेड डेवलपमेंट. So you will also, I think, benefit from that. Pardon me for saying it. And you will give great strength, not only in Delhi, Punjab, but throughout. And I heartily welcome you on behalf of my colleagues. धन्यवाद. मेरा आदरणीय फुल्का जी से आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें. मेरी तरफ से सबको सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब. पंजाब के एक गांव में मैं पैदा हुआ, वहीं पे परवरिश हुई, वहीं पे मेरी स्कूलिंग हुई. परमात्मा की अकाल पुरख की मेहर हुई कि जहां सुप्रीम कोर्ट में आके वकालत शुरू करी. वो दिन मैं कभी भी भूल नहीं सकता. 2 नवंबर 1984 जब मेरे घर पे हमला हुआ, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और इधर भाग रही थी, इधर उधर मुझे बचाने के लिए. हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे. सीढ़ियों से मॉब ऊपर आया. हमारे जो लैंडलॉर्ड थे ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, बाहरी परिवार था, पंजाबी हिंदू परिवार था, और वो बीजेपी के कट्टर सपोर्टर थे. और मिसेस बाहरी आंटी जी सीढ़ियों में खड़े हो गए मॉब को रोकने के लिए. उतनी देर में उनकी डॉटर लॉ ने आके हमें भगाया और जाके अपने स्टोर में अंदर लगा के आगे रजाइयां रख के ताला लगाया. अगर वो आंटी, बाहरी आंटी, उस दिन सीढ़ियों में खड़े होके मॉब को ना रोकते तो मैं आज आपके सामने ना होता. कसूर क्या था मेरा कि मैं एक सिख था. वो जो दिनों की, वो 3 दिनों की, आज भी वो 3 दिनों की जो स्टोरी है, जो भी कोई सिख दिल्ली में था उनको कहो वो 3 दिनों की हालत सुना दें. अगर कोई बिना आंखों में आंसू आए वो 3 दिनों की स्टोरी सुना दे तो फिर कहना. इतना बुरा हाल था. और ये जो पूरा जिनोसाइड नरसिंहार था, ये इंदिरा गांधी ने अपनी लाइफ टाइम में प्लान किया था और ये तो एग्जीक्यूट हुआ उसकी डेथ के बाद, क्योंकि वे मौका देख रहे थे सिखों का कत्लेआम करने का. अगर उसकी मौत ना भी होती उन्होंने फिर भी करना था ये. और ये जो प्लानिंग उनकी बहुत बड़ी. और उसके बाद क्या किया, पूरी कांग्रेस सरकार
पूरी कांग्रेस सरकार जे लग गई एक नरेटिव सेट करने के लिए कि जे तो हिंदू वर्सेस सिख था, तभी रैट नाम दिया गया। पुरी साहब ने जो कहा ना कि रैट तो वो होता है कि ये तो हिंदू वर्सेस सिख था, हिंदुओं को गुस्सा आया तो जाके, मगर ये बिल्कुल झूठ था। ये कांग्रेस पार्टी वर्सेस सिख था। जो कांग्रेस के सपोर्टर थे वो सब सिखों को मारने में थे, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो क्रिश्चियन हो। मैंने खुद केसेस किए, जजमेंट्स किए जिसमें दुली चांद मोहम्मद अब्बास कट्ठे एक्यूज्ड हैं त्रिलोकपुरी के केसेस में। बहुत से केसेस ऐसे हैं जितने कांग्रेस के सपोर्टर थे वो सब मारने में थे, जो कांग्रेस के सपोर्टर नहीं थे वो बचाने में लगे हुए थे। सिर्फ मेरे लैंडलॉर्ड नहीं, ऐसे और भी बहुत। रामविलास पासवान जी के घर को आग लगा दी क्योंकि उन्होंने सिखों को पनाह दी अपने घर में, पीछे की दीवार कूद के भागे तो अपनी जान बचाई। प्रकाश चंद पालम के एरिया में अपने नेबर को बचाते हुए उसको मार दिया, क्योंकि सज्जन कुमार ने कहा था जो हिंदू सिखों को पनाह देता उसको मार दो। जहांगीरपुरी में हरी सिंह और उसका भाई गंगाधर, उनको पीट पीट के हरी सिंह को मार दिया, उसको आधा मरा करके छोड़ गए। इसीलिए क्योंकि ये हालत थी। और ये वाजपेयी जी की जो वाजपेयी जी के घर के सामने टैक्सी स्टैंड को आग लगाई, वो बाहर आके खुद गइयों को उसको पकाया उन्होंने। यह तक ये जो हालत थी तब उस टाइम की। और ये 17 नवंबर 1984 को वाजपेयी जी ने एक लिस्ट रिलीज की कि 2700 सिखों को दिल्ली में मारा है। ये लिस्ट मदनलाल खुराना जी ने तैयार की थी। उससे पहले 3 दिन पहले क्या हुआ था, 14 नवंबर को उस टाइम के जो कांग्रेस के होम मिनिस्टर थे उन्होंने स्टेटमेंट दी कि सारे इंडिया में 650 सिख मरे हैं। तो जब इन्होंने 2700 सिखों की लिस्ट रिलीज की, कांग्रेस ने कहा वाजपेयी एंटी नेशनल है और उन्होंने कहा ये टेररिस्ट का साथ दे रहा है। और वाजपेयी जी के पास कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन सर पे है, आप इलेक्शन की सोचो। वो कहते मुझे इलेक्शन की परवाह नहीं, मुझे देश की परवाह, मैं देश की सोचना है, मैंने देश को बचाना है। इलेक्शन तो हर 5 साल बाद आएंगे। और ये सभी ये पूरे का पूरा नानावती कमीशन का रिकॉर्ड में है, ये उनकी ये पूरी कंप्लीट स्टेटमेंट। और ये खुराना जी जब जैसे बताया, खुराना जी इतने कमिटेड थे। वैसे तो सारे अब सभी लीडर्स ने, जेटली जी ने भी बहुत हमारा साथ दिया, सुषमा जी ने भी साथ दिया, विजय कुमार मल्होत्रा, सब ने। खुराना जी तो इतने कमिटेड थे इस इशू के, उन्होंने मुख्यमंत्री बनते सार मुझे अपना एडवाइजर लगाया और तब 1995 में HKL भगत को जेल पहुंचाया। वहां ये था। और थ्रू आउट ये बीजेपी ने इस इशू पे थ्रू आउट साथ दिया, क्योंकि दिल्ली की बीजेपी, मैं आपको ये बताऊं, बीजेपी पार्टी वैसे तो मेरा दिल्ली में इनके साथ था, बीजेपी पार्टी इस इशू को ऐसे लड़ी, उनका अपना इशू है इस तरह से। अभी तक रविशंकर प्रसाद जब भी सुप्रीम कोर्ट में मुझे मिलते, शुरू से कहते हैं दूर से हमारा शेर आ गया, क्योंकि इन्होंने ऐसे लड़ाई लड़ी जैसे उनका अपना इशू है और मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं उनकी हेल्प कर रहा हूं। इस तरह की अप्रोच थी इनकी थ्रू आउट। जब बीजेपी ने इतना किया तो मैंने भी पार्टी के लिए अपनी जितना कर सकता था उतना दिया। मैंने पार्टी की लीगल टीम को मैं इनको हेड करता था, बिना कोई पोस्ट लिए, बिना औहदा लिए। 2003 में जब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉमिनेशन के साथ एफिडेविट फिल करने हैं, तब मैं इलेक्शन कमीशन का सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल था। खुराना जी ने मुझे कहा, खुराना जी पार्टी प्रेसिडेंट थे, कि आपने हमारी टीम को गाइड करना है। मैंने इलेक्शन कमीशन से रिजाइन किया और 2003 से लेके 2013 तक दिल्ली में जितने इलेक्शन हुए, चाहे लोकसभा हो, चाहे असेंबली इलेक्शन हो, चाहे वो म्युनिसिपल इलेक्शन हो, तो इनकी जो टीम थी, जो लीगल टीम, वो सबको मैं हेड करता था। मैं सरसा जी को बता रहा था, सरसा जी ने पहला इलेक्शन लड़ा तो इनका नॉमिनेशन पेपर भी फाइनल मुझसे ही होके गया था। और ये अनफॉर्चुनेटली ये एक गलती हुई 2014 में। सोचा था कि ये पार्टी आई है देश को बदलने के लिए। कांग्रेस की इतनी करप्शन थी उस टाइम जब अन्ना आंदोलन चला, तो उनके साथ जुड़े, उनके साथ लगे। और मगर अंदर जाने के बाद थोड़ी देर के बाद पता चला
कि जहां तो हाथी के दांत खाने को कुछ और दिखाने को कुछ, ये हाल है। 2017 में जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन बना तो जैसे चुग साहब ने कहा है कि मेरे पास बार काउंसिल ने कहा कि मिनिस्ट्री का ओहदा है, मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता। मैंने एक केस करने की परमिशन मांगी, वो कहते रूल अलाउ नहीं करते। तो मेरे पास यही था, जहां सज्जन कुमार का केस, सज्जन कुमार का केस फाइनल हियरिंग पे आ गया था हाई कोर्ट में। तो मेरे पास जा था, जहां मैं केस छोड़ूं, जहां मैं उधर मंत्री का उधर और वो छोड़ूं। तो क्योंकि वहां ये केस तो मेरे अलावा किसी और ने करना नहीं था, तो मैंने अपनी ड्यूटी समझ के कि शुरू से जो मुझे उस अकाल पुरख ने, परमात्मा ने मुझे ये मौका दिया ये करने का, तो मैंने ना कि सिर्फ लीडर ऑफ ऑपोजिशन छोड़ा, पॉलिटिक्स भी छोड़ के आके पूरा जोर लगा के यहां पे ये केस किए। और उस केस के रिजल्ट हुआ, सज्जन कुमार 8 साल हो गए जेल में है, लगातार जेल में है। और मैंने तो तब उस वक्त पॉलिटिक्स छोड़ के इसी काम के लिए लगे हुए थे। मगर आज जो पंजाब का हाल है वो देख के ना दुख होता है, दुख होता है। और अपने आप को गिल्टी फील करते हैं कि पंजाब में इतना बुरा हाल है, हम साइड पे बैठे हैं। लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया ये हालत। अब ये पंजाब में आप देखो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ले लो, गैंगस्टरवाद ले लो। मेरा ख्याल है कोई ऐसा अच्छा बिजनेसमैन या कोई अच्छा लैंडलॉर्ड नहीं है जिसको फिरौती की कॉल ना ही हो। करप्शन जहां तक हर दफ्तर में ये इनके केजरीवाल का आदमी बैठा है कलेक्शन के लिए, इतनी ज्यादा करप्शन हो गई है। ड्रग्स का बुरा हाल। और सबसे जो बड़ा क्राइसिस पंजाब में है वो फार्मिंग का क्राइसिस है। जितनी रिपोर्ट अब तक आई है, सबने कहा है 2039 में पंजाब का ग्राउंड वाटर टॉक्सिक हो जाएगा, आप यूज नहीं कर सकोगे, निकाल नहीं सकोगे। और ये जमीन अब क्या 13-14 साल लगे, जमीन पंजाब की बंजर होने वाली है। और मैं पिछले कई सालों से इसके लिए काम कर रहा हूं पंजाब में, मगर अनफॉर्चुनेटली पंजाब सरकार को बिल्कुल परवाह नहीं है, बिल्कुल परवाह नहीं है इस चीज की। और आज मैं जो सोचता हूं, मेरे सभी दोस्तों ने, पंजाब में भी मेरे दोस्तों ने, यहां भी, उन्होंने सबने कहा कि इस सिचुएशन से अगर पंजाब को वापस ला सकती है वो सिर्फ बीजेपी ला सकती है, क्योंकि सेंट्रल सरकार और मोदी जी, एक बात और, मोदी जी पंजाब को और पंजाबियों को बहुत लाइक करते हैं। और मोदी जी पर्सनली मुझे भी बहुत लाइक करते हैं, 84 की, क्योंकि मैंने लड़ाई लड़ी है इसकी वजह से। और ये जो जिस दिन मैं ये 350 जो मार्टिरडम डे था गुरु तेग बहादुर जी का, लाल किला में समागम इतना बड़ा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उन्होंने मुझे अपने साथ बिठाया। जब वो समागम चल रहा था ना, तो मेरे मन में आ रहे थे 25 साल पहला, आज का दिन और 25 साल पहले हिंदुस्तान की किताबों में, स्कूलों की एनसीईआरटी की किताबों में यह पढ़ाया जाता था कि गुरु तेग बहादुर डाकू थे। क्या आप आज सोच भी सकते हो? आप 2001 में तक 11th क्लास की किताबों में ये डॉक्यूमेंटेड है, वेल डॉक्यूमेंटेड, कि गुरु तेग बहादुर डाकू थे। ये पार्लियामेंट में इशू खड़ा हुआ जब मुरली मनोहर जोशी एजुकेशन मिनिस्टर थे। उन्होंने पार्लियामेंट को श्योर किया कि हम ये किताबों को चेंज करेंगे, तो ये जाके किताबों बदली। और वहां पे बैठे मैं देख रहा था उस टाइम, और भी वो किताब लिखी हुई थी, सतीश चंद्रा एक जेएनयू के प्रोफेसर थे। जब हमने इशू उठाया ये वाला कि ये गलत है, इसको चेंज करो, उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल सही है। और साथ में ये भी कहा, ये कांग्रेस वालों ने, कि जो कश्मीरी पंडितों वाली कहानी है ये गलत है। कश्मीर का जो नवाब जो सूबा था वो तो बड़ा सेकुलर था, कश्मीरी पंडित तो गुरु तेग बहादुर जी के पास आए ही नहीं, यहां तक। कैन यू इमेजिन? और अगर आप ये रिपोर्टर, पुराने रिपोर्टर को याद हो, 1997 में पंडित कृपा राम के जो वारिस हैं वो आए, जहां उन्होंने आके मार्च निकाला। उन्होंने कांग्रेस को कहा कि आप ये जो इनकी जो सतीश चंद्रा और ऐसे जो आप माहर समझते हो, इनकी को सोच रहे हो, हमारी सुनो। उन्होंने कहा हमारे पुरुषों ने हमें बताया है, हमारे घरों पे गुरु तेग बहादुर की फोटो है, सुबह शाम हम उनको उनकी
उनका नाम जपते हैं कि ये हमारे पुरुष उनके पास आए थे और उन्होंने यहां पे मार्च निकाला, और मैं उस दिन रकाबगंज साहब मौजूद था जब ये हुआ। और मगर ये देखो ये हालत, और उस दिन हम सोच भी नहीं सकते कि एक दिन ऐसा भी आएगा, एक प्रधानमंत्री ऐसा आएगा जो इसी लाल किले में इतना बड़ा समागम करके और सारे देश को, नहीं दुनिया को दिखाएगा कि देश ये बचा है। अगर यहां पे अगर सेक्युलरिज्म बचा है और यहां पे आज हिंदू बचे हैं तो वो गुरु तेग बहादुर की शहादत की वजह से। और ये बात, ये और सिर्फ यही नहीं, और जो जो उन्होंने किया, जो जो उन्होंने ये हम इन्होंने ब्लैक लिस्ट की बात की थी, हम बड़ी देर से लगे हुए थे कि ब्लैक लिस्ट खत्म करो, वो ब्लैक लिस्ट खत्म की ना, जो करतारपुर साहब का जो लांगा था वो। और ये जो सबको मालूम है, आप मुझे ये बताने की बात नहीं। और ये आज सिचुएशन ये है कि अगर हमने पंजाब को बचाना है तो वो बीजेपी के हाथ स्ट्रेंथन करने पड़ेंगे, और आज हम पूरा जोर लगाएंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ये आगे वाली सरकार पंजाब में बीजेपी की सरकार है। मैं सबका बहुत धन्यवादी हूं जो सबने किया। वीरेंद्र सचदेवा थे, ये यंग वर्कर थे जब से मेरे साथ ये काम कर रहे हैं, आज से 30 साल पहले, तब से। सरसा जी ने तो बहुत काम किया, ये 84 के लिए आरपी सिंह जी थे। पुरी साहब का तो बहुत धन्यवादी हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सबका, मेहरबानी। थैंक यू सो मच। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।